दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को हम ये बता दें, जहां बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट में दरार जो है वो अब साफ तौर पर नजर आ रही है। जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, मंत्री गैलेंट और बेंजामिन नेतन्याहू में तीखी बहस जो है वो हुई है। नेतन्याहू की जिद से युद्ध विराम समझौता नहीं है, ऐसा रक्षा मंत्री की तरफ से जो है वो इस मीटिंग में कहा गया। इजराइल के रक्षा मंत्री हैं योआव गैलेंट और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक बैठक हुई जिसमें तमाम आईडीएफ के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। और जिस तरीके से आईडीएफ का अब ये एक तरीके से रुख नजर आ रहा है कि वो चाह रहा है कि युद्ध विराम हो ताकि जो बंधक हैं वो वापस लौट आए और उसके बाद जो है कोई एक ऑपरेशन प्लान किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम जो है उसके लिए राजी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो जिस तरीके से इस वक्त स्थिति नजर आ रही है, ऐसे में आखिर क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे साथ लगातार निपुण आलम बयान जो है वो जुड़े हुए हैं। निपुण, जिस तरीके से इस पूरी घटना को अगर हम देखें, खासतौर पर जो मीटिंग में हुआ, लेकिन एक बड़ा जो डेवलपमेंट हमें नजर आता है वो ये भी आता है कि कहीं ना कहीं जो बाइडेन कई बार जो है वो इजराइल पर भी इस बात को लेकर प्रेशर बना चुके हैं कि अब जो है वो युद्ध विराम किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो अमेरिकन इलेक्शंस को भी बहुत इंपैक्ट कर रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में कोई ऐसी मध्यस्थता की उम्मीद आपको नजर आती है अमेरिका या फिर मिडिल ईस्ट के किसी देश से, जिससे इजराइल और हमास के बीच ये जो स्थिति है उसमें कुछ टाइम के लिए एटलीस्ट ब्रेक लगे? नहीं, देखिए, मिडिल ईस्ट का तो हम देखें, कतर की हम बात करते हैं तो कतर ने काफी प्रयास किया। और अगर हम सऊदी की बात करें कि सऊदी का सिर्फ बहुत बड़ा रिएक्शन तो हमको देखने को नहीं मिलता कि वो बहुत ज्यादा, देखिए सऊदी के संबंध हमसे से ऑलरेडी खराब है। तो सऊदी का ये नहीं कि सऊदी कोई बहुत ज्यादा इसको लेकर, वॉर को लेकर, हाँ ये जरूर है कि जो इस प्रकार का इन्वायरमेंट वहां पे बना हुआ है, क्योंकि जब से आम लोग फिलिस्तीन के मारे गए हैं, तो इससे एक एंटी इस्लामिक इजराइल का चेहरा बनाने का प्रयास वहां पर हुआ है, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो या वहां पर जिस प्रकार का चेहरा बना है। उस चेहरे को बनने से क्या होगा कि जो आपका पूरा जो मिडिल ईस्ट में जिस प्रकार का अब्राहम अकॉर्ड को लेकर चलने का प्रयास था कि अब्राहम अकॉर्ड के माध्यम से इन सारे देशों के साथ बेटर रिलेशन बनाए जाए इसराइल के, वो एक इशू बन रहा है, वो एक दिक्कत बनेगी। तो मैं मानता हूं कि मिडिल ईस्ट में कतर ही एक भूमिका, देखिए कतर का अगर आप पिछले कई सालों का करैक्टर देखें तो कतर ने कोशिश ये की है कि वो एक ऐसे देश के रूप में पहचाना जाए मिडिल ईस्ट के अंदर कि जो वेस्ट और जो मिडिल ईस्ट है उसके बीच में एक मीडिएटर के रूप में हो। आपको अफगानिस्तान याद होगा, अफगानिस्तान का भी जो वहां पर आपका अमेरिका और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है, उसमें जो पीस डायलॉग कराने का प्रयास वो कतर ही कर रहा था। इस प्रकार के सभी मामलों में आपको कतर आगे दिखाई देगा। तो कतर के अलावा मुझे लगता है ईरान तो समर्थन कर रहे हैं हमास का, ईरान तो ओपनली हमास के साथ में है। और ईरान का साथ में होना, इसका मतलब जो ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं या ईरान के साथ वाले जो कंट्रीज है, उसके समर्थक सपोर्टर कंट्रीज हैं, वो सब आपके ईरान के साथ होंगे, हमास के साथ होंगे। तो उनका तो मतलब बनता ही नहीं। ईरान तो चाहता है लंबा ये वॉर खींचे, जितना लंबा वॉर खींचेगा उतना चीन और रशिया के लिए बेनिफिशियल होगा। जैसे जैसे ये युद्ध शांत होगा तो उतना ही दबाव यूक्रेन के द्वारा रूस के ऊपर बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें तो रशिया और चीन का भी अपना एक इंटरेस्ट है, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज का अपना एक इंटरेस्ट है। उस इंटरेस्ट के कारण मारे कौन जा रहे हैं? आम कॉमन लोग फिलिस्तीन के। तो इसको एक बड़े कैनवास पर हम देखेंगे मामले को, तो मामला क्या है कि मिडिल ईस्ट से बाहर निकलकर ये कहीं ना कहीं ग्लोबल पावर्स का, जो हमारे सुपर पावर्स हम लोग बोलते हैं, अमेरिका है, चीन है, रशिया है, इनके बीच की जंग ये है। मेनली जंग ये है ही नहीं जो रीजनल पावर की हम बात करें या हमास और इसराइल की बात करें। तो वॉर के माध्यम से इतना लंबा चलाने का जो, भाई सिंपल बात समझिए, हमास इतना ताकत तो है नहीं कि इजराइल से इतने दिनों तक फाइट कर सके, ना ही यूक्रेन इतना ताकतवर है कि आपका रशिया को। तो बाद में देखता हूँ जो मिडिल यूरोप की घटना है उसका इम्पैक्ट जो है मिडिल ईस्ट पे पड़ रहा है, मिडिल ईस्ट का जो इम्पैक्ट है वो मिडिल यूरोप में पड़ रहा है। तो बिल्कुल, ये आपस में इंटरलिंक है चीजें। बिल्कुल। मेजर जनरल जेकेएस परिहार लगातार बने हुए हैं। मेजर साहब, अब सवाल ये है कि आखिर आईडीएफ ने जब ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया था उस दौरान, तो उनकी ये रणनीति थी कि जल्द से जल्द बंधकों को जो है छुड़ाया जाए। लेकिन जिस तरीके से हमास की स्थिति नजर आई, जहां लगातार हमले वो आईडीएफ के झेलता रहा, लेकिन बंधकों को उसने नहीं छोड़ा। बीच में जो है कुछ टाइम के लिए एक एग्रीमेंट हुआ था, कुछ बंधकों को छोड़ा गया था,
लेकिन जो स्थिति है वो हमास ने भी अपने फोर्ट को उस तरीके से सुरक्षित रख रखा है कि वो अभी भी हमले करने में लगातार कामयाब रहा है इजराइल पर। देखिए, बिल्कुल जैसा अभी हमारे एस्टीम पैनलिस्ट ने भी कहा है कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है और उसी की साजिशों का नतीजा है कि इजराइल बना था। तो हमास के साथ भी दूसरे देश लगे हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने टनल्स और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए, फिर उन्होंने हाइड आउट्स के लिए उन्होंने वहां पर मस्जिद है, चर्च है या हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है, इनको भी वो यूज करते हैं ताकि अगर कोई बम्बार्डिंग होती है तो उसका इस पे इम्पैक्ट गिरता है। तो नेचुरली ये, और जहां वहां पर सारा सपोर्ट जो है वो यूएन फंडिंग के थ्रू होता है, यूएन के ही सारे हेल्थ एजेंसी जो है वहां काम करते हैं। तो अगर इजराइल बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव होता है तो उसका इंटरनेशनल इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त गिरेगा। तो हमास जो है इसका फायदा पूरा उठा रहा है। अब हमास जो है सारे अगर होस्टेजेस को एक साथ छोड़ देगा तो उसके बाद में उसके पास में बार्गेनिंग के लिए कुछ बचना नहीं। और सबसे बड़ी झगड़े की जड़ ये है कि हमास इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहता और इजराइल किसी भी हालत में फलस्तीन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। हाँ। हमास का आगे आना ही इस बात का रीजन रहा है कि इजराइल ने जो है फलस्तीन को जो उनके वाजिद हक है वो उनको नहीं दिए, और यही वजह थी कि जो माइल्ड टू मॉडेस्ट लीडरशिप फलस्तीन की थी वो वहां पर गाजा स्ट्रिप में सरवाइव नहीं कर सकी, और हमास को पॉलिटिकल पार्टी से तैयार होकर शुरू हुआ और उसका मिलिट्री विंग जो इतना स्ट्रांग हो गया है। तो सारी झगड़ा जो है वो इंटरनेशनल लिंक से रिलेटेड है। हमास का सर्वाइवल ही इसी पर है कि वो जो है हॉस्टेजेस को दबा के रखे ताकि वो उनसे नेगोशिएट कर सके और एक लॉन्ग स्टैंडिंग पीस प्रोसेस जो है वो एस्टेब्लिश हो पाए। बिल्कुल, एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता दूं, जहां हमास ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है। ताबूत में कैद होकर जाएंगे सभी बंधक। खुलेआम ये चेतावनी जो है वो दी गई है। साथ ही साथ कहा है कि गाजा का क्षेत्र इजराइल को छोड़ना होगा, तभी बंधकों की रिहाई जो है वो संभव हो पाएगी। और जिक्र इस बात का भी कर दिया है हमास की तरफ से कि नेतन्याहू को सबक सिखा कर ही रहेंगे। तो एक साल बाद स्थिति जो है फिर से उसी तरीके से नजर आ रही है। तो वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, जहां हमास की हरकतों से अब गुस्से में अमेरिका भी नजर आ रहा है और बाइडेन ने हमास को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि हमास को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। बंधकों में आपको बता दें कि एक अमेरिकी नागरिक की भी मौत हुई है। साथ ही साथ अभी भी हमास के कब्जे में 101 बंधक जो हैं वो हैं। सीधा अपने दोनों मेहमानों का मैं रुख करूंगा। निपुण सर, ये जो बंधक बनाए गए किस लिए बनाए गए ये अब साफ तौर पर समझ आता है, क्योंकि अब जो बार्गेन की स्थिति में है वो हमास भी यहां पर नजर आ रहा है। वो साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू से कह रहा है कि आपने गाजा के जिन एरिया में इन्फिल्ट्रेट किया है, जहां पर आपकी सेना इस वक्त कैंप की हुई है, अगर आपको बंधक चाहिए तो आपको पीछे हटना पड़ेगा। देखिए, ये तो बात पहले से ही क्लियर थी कि इजराइल के जिन लोगों को बंधक बनाया गया उनके दो रीजन बनाने के मैं पहले से बोलता आया हूँ। एक तो उनको ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज करना कि कल को इजराइल की सेना की ओर से कोई बड़ा एक्शन होता है या कोई बड़ा आपका बड़े स्केल के बम वगैरह गिराए जाते हैं तो इजराइल उसको डालते हुए सोचेगा 10 बार कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो होस्टेज बनाए हुए हैं उनके ऊपर वो बम ना गिर जाए, कोई स्ट्राइक हम लोग करें तो वो ना हो जाए। तो एक तरह से मैं मानता हूँ सिक्योरिटी शील्ड की तरह। और जो दूसरी बात अब आपने जो बोली बिल्कुल सही बात है कि एक बार्गेनिंग का जो एक कहते हैं बार्गेनिंग का जो अपर हैंड रखने के लिए ये हमास ने इस काम के लिए पहले से एक सोची समझी प्लानिंग के थ्रू किया था। तो ये हमास उसमें कामयाब होता दिख रहा है। अब बात ये है कि देखिए, इजराइल का अगर आप 1948 से लेके आज तक का आप इजराइल का इतिहास देखें तो इजराइल ने हमेशा अपने आप को एक हार्ड पावर की तरह क्या किया, शो किया है। हमारे यहाँ पे कोई इंसिडेंट होती थी तो हम सॉफ्ट पावर की तरफ अपने आप को इंसिडेंट करते थे या अपना बिहेवियर करते थे, लेकिन इजराइल का हमेशा एक हार्ड पावर की तरह। बात यह है कि आज इजराइल अगर हॉस्टेज की वजह से घुटने टेकता है तो ये मुझे लगता है कि हमस हो, हिजबुल्लाह हो, होतीज हो, जितने भी प्रॉक्सीज ईरान के हैं, इनके हाथ में वो चाबी लग जाएगी कि अगर हम क्या करेंगे, इस तरह से इजराइल के लोगों को बंधक बना लेंगे तो हम जो चाहे कंडीशन इजराइल से बनवा सकते हैं। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि इजराइल के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इस परिस्थिति में किस प्रकार से हैंडल करते हैं। मैं जरा जेकेएस परिहार सर का भी रुख कर लेता हूं। सर, आखिरी सवाल होगा कि जब मैं इजराइल में खुद मौजूद था तो उस दौरान वहां के आम लोगों का सेंटिमेंट साफ तौर पर यह था कि युद्ध जो है वो होना चाहिए और इस बार हमास के इस समस्या का समाधान
ऑल आउट होना चाहिए, पूर्ण रूप से होना चाहिए। लेकिन अब जैसे जैसे ये युद्ध घिंचता हुआ नजर आया, साल हो चुके हैं, तो ऐसे में अब लोग सड़कों पर उतर कर कह रहे हैं कि युद्ध रोकिए और हमारे लोगों को सुरक्षित वापस लाइए। देखिए, अनरेस्ट तो होना ही है, क्योंकि कितना भी लंबा कोई युद्ध चलता है तो कोई कंट्री कितनी सस्टेनेबल हो, उसके रिसोर्सेस पे उस पर बुरा असर गिरता है। छोटी कंट्री होती है, और जैसा हमारे एस्टीम पैनलिस्ट ने भी कहा है कि अगर इजराइल हार्डलाइनर है, तो हार्डलाइनर होना उनका ये जो है एक तरह का सर्वाइवल का ही होता है कि यहूदी सारे दुनिया में परेशान होके बाद में इकट्ठे हुए, तो उनका जेनेटिकली भी ये जो इजराइल जब ग्रो हुआ है तो इसी हार्ड लाइन से ही इसमें हुआ है। अब उसमें जो वहाँ के सेंटीमेंट्स इतने ज्यादा है कि हमारे 6 जो उसमें बिना बात के मारे गए हैं, तो आक्रोश जो है वो जबरदस्त जा रहा है। पॉलिटिकली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो नेतान्याहू है वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कुल मिला के सिचुएशन इजराइल में उनके अगेंस्ट में जाती दिखाई दे रही है। ये एक इंटरनेशनल सिचुएशन है। हमास को किसी भी हालत में इजराइल खत्म नहीं कर सकता है, और इजराइल को हमास किसी भी हालत में खत्म नहीं कर सकता है, ईरान खत्म नहीं कर सकता है। इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन यही होगा कि जो एक इंडिपेंडेंट पैलेस्टीन को दुनिया एक्सेप्ट करे, इजराइल एक्सेप्ट करे, और इजराइल को हमास और बाकी सारे एज ए कंट्री एक्सेप्ट करें। ये एक बहुत लंबा है, कोई इसमें इतनी जल्दी होना नहीं है। तो फेज मैनर पीस, इसमें सीज फायर ही जो है वही एक इसमें एक ऐसा सॉल्यूशन है जो दोनों को रिस्पेक्टफुली एग्जिट होने की मौका दे सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल जेकेएस परिहार जी आपका, और निपुल आनंद बयान आपका कि तमाम जो जानकारियां हैं, जो इनपुट्स हैं, वो आपने इस चर्चा में रखा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार स्थिति नजर आ रही है, ऐसे में इजराइल के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो 101 बंधक हमास के पास हैं, उन्हें किस तरीके से सुरक्षित जो है वो वापस लाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ हमास इस बात को भली भांति समझता है कि इन 101 बंधकों के बिना पर ही हम इजरायली डिफेंस फोर्स को गाजा से पीछे जाने को कह सकते हैं। तो दोनों तरफ टकराव की स्थिति है, संग्राम की स्थिति है, नजर लगातार हमारी बनी हुई है। छोटे से ब्रेक का इंडिया न्यूज पर वक्त हो गया है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।